अब आप सुनिएगा वो देश भर के वाद्य यंत्र आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे, चाहे आप गोंग्स हो या दुदुम्बी या ढोल या ताशे या नगाड़े, देश भर के ये हैं नगाड़े, भारत का युद्ध यंत्र। From Mizoram and Maharashtra, from Uttarakhand, महाराष्ट्र से लेकर मिजोरम तक, तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड तक, हर एक क्षेत्र के जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें आप एक साथ वंदे मातरम की धुन को बजाते हुए आगे बढ़ते हुए देखेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि परेड की शुरुआत किसी सैन्य टुकड़ी से नहीं हो रही है, बल्कि वंदे मातरम की धुन बजाते हुए इन कलाकारों के साथ हो रही है। आसान नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि अलग अलग विमानों की क्षमता अलग होती है, एक फ्लाई पास्ट में जब आप अलग अलग विमानों को देखते हैं, ऐसा ही इन कलाकारों के लिए भी हुआ था। लंबा अभ्यास इनका चला है, अलग अलग राज्यों से जरूर आते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर देश के लिए ये अभ्यास इन्होंने किया। और युद्ध में बहुत प्रेरित करता है आपको यह सैन्य संगीत भी जब बजता है, या वंदे मातरम। सुनिए इसको। वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, सर चढ़ों के सर में चक्कर उस समय आता जरूर, कान में पहुंची जहां झनकार वंदे मातरम, जेल में चक्की घसीटे भूख से हो मर रहा, उस समय भी बक रहा बेजार वंदे मातरम, मौत के मुंह में खड़ा है कह रहा जल्लाद से, भोंक दे सीने में वो तलवार वंदे मातरम। मुमकिन है रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी ये 1930 की कविता, और आज आसमान में 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स जो कि तीनों सेनाओं की ध्वजों को लेते हुए तिरंगे के साथ उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति भवन की दिशा से कर्तव्य पथ पर आते हुए पुष्प वर्षा करते हुए। और ये जो मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स है, ये भारतीय वायुसेना के वॉर हॉर्स है, मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। कारगिल की लड़ाई के बाद ये 1V जो और ताकतवर इंजन्स के साथ आए थे, सियाचिन का ग्लेशियर हो या गलवान, ये बहुत तेजी से युद्ध के साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम। और अब बात इस वर्ष के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनेश कुमार की। पैराशूट रेजिमेंट के अधिकारी हैं जनरल भवनेश कुमार, थर्ड जनरेशन, खुद सेकंड जनरेशन ऑफिसर हैं, इनका बेटा भी इसी परेड में शामिल है, 61 कैवलरी की टुकड़ी की कमान कर रहा है। पिता पुत्र दोनों परेड का हिस्सा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया जनरल भवनीश कुमार सेकंड जनरेशन ऑफिसर है, 3rd बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट के। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट 5th बटालियन को कमान किया था, उसके बाद स्ट्राइक कोर को कमान किया था, माउंटेन डिवीजन में रह चुके हैं, माउंटेन ब्रिगेड जम्मू कश्मीर में, रैपिड स्ट्राइक डिवीजन और वेस्टर्न बॉर्डर पर ये तैनात रह चुके हैं। इसके अलावा आर्मी स्कूल ऑफ एमिनेशन यूनाइटेड किंगडम से कोर्स कर चुके हैं ये। जनरल ऑफिसर कमांडिंग पिता भी इस परेड का भाग हैं, और पिता के बाद जो पहली अश्व टुकड़ी आएगी उसमें सुपुत्र सेना में कप्तान 61 कैवलरी, और इस बार 61 कैवलरी को भी आप एक अलग रूप में देखेंगे, युद्ध के हथियारों से सुसज्जित। पिछली बार पहली बार ऐसा हुआ था कि पिता पुत्र की जोड़ी नजर आई थी कर्तव्य पथ पर, और इस बार फिर आप उसे देख पाएंगे यहाँ पर। इसके साथ परेड जो सेकंड इन कमांड है मेजर जनरल नवराज ढिल्लों,
उनको आप देख सकते हैं। तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी हैं, आर्मर्ड रेजिमेंट का हिस्सा हैं। आज जब यहां पर अगुवाई करते हैं तो सबके लिए उतना ही विशिष्ट पल रहता है। देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज छिल्लू ने सन 1991 में अपने करियर के दौरान उन्होंने अलग अलग कमान, स्टाफ और प्रशिक्षक पदों पर कार्य किया है, जिनमें 42 आर्मर्ड रेजिमेंट और एक आर्मर्ड ब्रिगेड की कमान शामिल है। पश्चिमी मोर्चे पर जनरल स्टाफ के पदों पर कार्य किया है, एक कोर मुख्यालय के बीजीएस रहे हैं, स्कूल ऑफ आर्मर्ड वॉरफेयर की कमान संभाली है। इसके अलावा कई तरह के और प्रशिक्षक पदों पर सेवाएं दी हैं। अधिकारी ने उत्तरी कमान में एक ऑपरेशनल सब एरिया की कमान भी संभाली है। और ठीक उनके पीछे परमवीर चक्र विजेता ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स और उनके बगल में सूबेदार मेजर संजय कुमार, दोनों जीवित, दोनों परमवीर कारगिल की लड़ाई में महज 18 वर्ष की आयु में पाकिस्तान को टाइगर हिल में बहुत इन्होंने गोलियां खाई थी, लेकिन पाकिस्तान को परास्त किया था। दोनों परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार 13 जैकरिफ के हैं। दोनों से मिलने का सौभाग्य मुझे कारगिल की लड़ाई और कारगिल की लड़ाई के बाद लगातार मिला था। परमवीर भारतीय सेना के योगेंद्र साहब सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र जीतने वाले सैनिक हैं। हालांकि अफसर के तौर पर अरुण खेतरपाल को वो रुतबा हासिल है, लेकिन योगेंद्र यादव जो 19 वर्ष के थे महज जब उन्होंने करगिल की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसके साथ ही जो आज जीवित है अशोक चक्र से सम्मानित योद्धा वो भी हैं। आज बाना सिंह साहब नहीं इसका हिस्सा बन पाए, मुझे उनकी तबीयत भी उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। और इस समय आप देख रहे हैं कर्नल डी श्रीराम कुमार को और मेजर जनरल सीए पीठावाला दोनों अशोक चक्र से सम्मानित हैं। अगले साल से समझिए कि शुभांशु शुक्ला भी इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि हमारे वो योद्धा जिन्होंने इन सम्मानों को, इन सर्वोच्च युद्ध काल का परमवीर चक्र हो या फिर शांति काल का अशोक चक्र, ये जो 3 जिप्सीज में आप देख रहे हैं 4 ध्वज, ये 4 ध्वज है यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन का ये दस्ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर यह दिखाने का प्रयास है कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, यूरोप के देशों के, देखिए उर्सुला फॉन डेर लायन वो बहुत गर्व से अपने ध्वज को देख भी रही हैं, सम्मान भी दे रही हैं। जर्मनी की रक्षा मंत्री आप रह चुकी हैं, तो रक्षा और ध्वज का महत्व क्या है आप भली भांति उससे परिचित हैं। यूरोप के अलग अलग देशों के, यूरोपियन यूनियन के ये सिपाही इस समय कर्तव्य पथ पर, ये एक नई परंपरा शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था कि जो मित्र देश आते हैं उनकी भी एक टुकड़ी शामिल होती है। और अब 61 कैवलरी, श्वेता देश की सबसे पुराने सैन्य टुकड़ियों में शामिल है ये। और जिस तरीके से आपने राष्ट्रपति अंगरक्षकों को पारंपरिक वेशभूषा में देखा था, यहाँ पर आप हमारे सैनिकों को सबसे जो आधुनिक पहनावा होता है उसके साथ इन अश्वों की सवारी करते हुए देख रहे हैं। और जो हमने आपको बताया था ना, बैटल एरे फॉर्मेशन, अब देखिए आसमान में आप हेलीकॉप्टर्स को भी देख सकते हैं, नीचे से ये अश्वारोही दल। और ये तस्वीरें देखिए, ये आपको युद्ध का मैदान समझाने का प्रयास है कि जब हमारा घुड़सवार दस्ता भी युद्ध के मैदान में टोह लेने के लिए निकलता है तो उनकी सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर साथ होते हैं। फिर जो अभी आप हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल देखेंगे बिल्कुल कर्तव्य पथ पर, ये स्वदेशी हथियार है, मेड इन इंडिया वेपन्स, मेड इन इंडिया रेडार्स आप यहां देख रहे हैं युद्ध के मैदान में। ये हाई एजिलिटी व्हीकल्स और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स और ये ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना की अगर बात करें तो इसकी रीढ़ की हड्डी है, स्वदेश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है इस हेलीकॉप्टर को, ध्रुव ALH। चाहे अत्यधिक ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र हो या फिर रेगिस्तान हो, चाहे समुद्री इलाके हो, हर जगह उड़ान भरने के लिए अलग तरह की काबिलियत चाहिए होती है। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में जो सफलतापूर्वक उड़ान भरते हैं वो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स आसमान में। हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल बहुत महत्वपूर्ण है। ये आगे के मैदान में मेड इन इंडिया हथियारों के साथ रिकॉनेसेंस के लिए भी, टोह लेने के लिए भी, और इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी इससे भी लैस है। ये चल पांडे, तो ये फुल्ली पैकेज्ड है। छोटी टुकड़ी के अंदर जो मेन कॉलम एडवांस करता है उसके आगे चल करके टो लेना, रेकी करना और रास्ते के बारे में बताना, दुश्मन के बारे में चेक करना, कहाँ पर दुश्मन है, क्या है,
और अगर कोई छोटी मोटी ऑब्स्टिकल साथ में आती है तो उसको क्लियर करना। इससे क्या होता है कि जब मेन कॉलम आता है तो उससे आने के पहले जो उनको साजो सामान चाहिए, जो तैयारी चाहिए, वो हो सकती है और इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि आज ये स्वदेश में बना हुआ है। रुद्र फॉर्मेशन हमने देखा, उसके साथ ही इतनी तेजी से असल में परेड की तस्वीर बदलती है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भी हम साथ में अब देख रहे हैं। देखिए अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, आपको कॉकपिट व्यू भी दिखाया जा रहा है। 3 तरह के व्यू देख रहे हैं आज। जमीन से कैमरा लगे हैं, ऊपर यूएवी उड़ रही हैं, उसका कैमरा, और अपाची हेलीकॉप्टर्स जो इस समय सेना के पास भी हैं। और ये देखिए ड्रोन वॉरफेयर जितना होता है तो ड्रोन वॉरफेयर से सुरक्षा के लिए ये कोप केज बनाया गया है टैंक की सुरक्षा के लिए। हंटर किलर टैंक T90 और हंटर किलर T90 के बिल्कुल बगल में भारत में निर्मित अर्जुन मेन बैटल टैंक डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ऑपरेशंस को एक साथ दिखाते हुए। जिस तरीके से धीरे धीरे पूरी तरीके से स्वदेशी ये होते जा रहा है, लगभग 80% अभी बताया जा रहा है कि ये मेड इन इंडिया हो चुका है, लेकिन उसमें जो ये परिवर्तन जनरल पांडे वो समय के साथ आवश्यक या बहुत जरूरी है, खासतौर से यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान और आर्मेनिया अजरबैजान की युद्ध के दौरान जो हमारे को एक लेसन है, ये बहुत जरूरी है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है हमेशा अपने आप को इवॉल्व करते रहें और उसके हिसाब से कई बार डिफेंसिव जो मेजर लेने होते हैं वो लिए जाएं। और देखिए बिल्कुल इसके पीछे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल ICV-2 BMP स्वदेश में ही निर्मित नाग मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 4 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करने के लिए स्वदेशी मिसाइल और एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए भी यह पूरी तरह से सक्षम है। और श्वेता, जिस तरह से ड्रोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी अब आप देख रहे हैं। उनके साथ ही आप देख रहे हैं। अगर आप उनके साथ देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि आज के युद्ध क्षेत्र की चुनौतियां जिस तरीके से बदल रही हैं उसमें मुमकिन है कि आपको केवल हवाई जहाज नहीं जो उसकी रक्षा कर रहे हैं, बल्कि वो ड्रोन्स जो सामने आपके दुश्मन को मार गिराने में सक्षम हो, आपकी ताकत को कई गुना बढ़ाने में सक्षम हो, उसकी एक वानगी आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं। आप सिंदूर में आपने देखा कि काउंटर जो US सिस्टम, ड्रोन सिस्टम जो इंडिया ने बनाया है, तकरीबन 600 से ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रोन आए थे, सारे के सारे न्यूट्रलाइज कर दिए गए, एक भी अपने टारगेट पे नहीं पहुंच सके। और ये काउंटर ड्रोन सिस्टम तो हम देख ही रहे हैं और ठीक उसके साथ आप भारतीय सेना की ये स्पेशल फोर्सेस हैं, लाइट व्हीकल्स के साथ इनको आप किसी भी युद्ध के मैदान में कैसे भी आप इनको तैनात कर सकते हैं, हेली ड्रॉप कर सकते हैं, पैरा ड्रॉप कर सकते हैं, दुश्मन के इलाके में पीछे जाकर घात लगाकर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम ये वीर योद्धा भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ हेवी मशीन गन, मीडियम मशीन गन दोनों इनकी जीप में लेस हैं श्वेता, जिनको आप इस समय देख रहे हैं। जो रणध्वज है, जो रगेड टेरेन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और साथ में जो ऑल टेरेन व्हीकल है उसको किस तरीके से कैमोफ्लेज किया गया है वो भी देखिए। इसीलिए जब कर्तव्य पथ पर हम कह रहे हैं कि उस युद्ध की झलक आपको दिखेगी तो आप ये समझिए कि वो सिर्फ आप वो व्हीकल नहीं देख रहे हैं, वो वाहन नहीं देख रहे हैं, बल्कि युद्ध क्षेत्र में किस तरीके से छुपाव के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह की गुंजाइश इसमें होती है, वो सारी चीजें आपको सामने इस समय और तीर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जनरल पांडे युद्ध के मैदान में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका की, जो इन्फेंट्री की भी टुकड़ी आगे जा रही है उसको दिखता रहे कि शत्रु के इलाके में क्या हो रहा है। और ये ट्यूब माउंटेड ड्रोन, ट्यूब लॉन्च ड्रोन, जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स हैं वो आज इस ज़माने में लेटेस्ट ड्रोन सिस्टम है और इसे आप देख करके कंट्रोल करके एक दुश्मन को बिल्कुल आप ये उसकी आंख में देख करके उसको आप मार सकते हैं ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए। तो ये इस बहुत जो हमारी तकनीकी क्षमता है वो बढ़ती चली जा रही है, ये आपको सामने बिल्कुल झलक आपको दिख ही रही है। आप जब अब रोबोटिक डॉग्स और यूजीवीज को देखेंगे उसको देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि हमारी ताकत को किस तरीके से उन सीमाओं पर बढ़ाया जा रहा है। हमारे सैनिकों को केवल वो सुविधाएं नहीं बल्कि ये उन्हें संपन्न किया जा रहा है उन ताकतों से जिसकी आवश्यकता आज के दौर के युद्ध की जरूरत है। जिन म्यूल्स का जिक्र हमने किया था, यानी जो मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट है, वो भी आप इसके साथ देख सकते हैं। उन सैनिकों को ड्रोन से पूरी तरीके से
संपन्न देख सकते हैं। और ये इस समय कर्तव्य पथ पर जो आप देख रहे हैं ये अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स है, मशीन गन, हेवी मशीन गन, इन पर आप लाद दीजिए, आपको अपने सिपाही भेजने की जरूरत नहीं है, 4 पहियों पर जाकर दुश्मन के इलाके में ऑटोमेटिक मशीन गन फायर कर सकती है, नुक्कड़ के उस पार जाके फायर कर सकती है, यानी कोने से जाकर आपके सिपाही बचे रहेंगे। और ठीक उसके पीछे आप ड्रोन शक्ति देख रहे हैं, भारत की ड्रोन शक्ति। ये वो ड्रोन है जो दुश्मन के इलाके में तेजी से प्रवेश करके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटोनियो डिकोस्टा को समझाते हुए कि ये स्वदेश में निर्मित हथियार है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका दिव्यास्त्र, भारतीय सेना का ये दिव्यास्त्र है जो देख सकता है और मार भी सकता है दुश्मन के इलाके में। तो सिपाहियों को ये बहुत बहुत मदद करता है युद्ध के मैदान में, और ऑपरेशन सिंदूर में इन सब हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ है। और इन नामों को भी ध्यान से आप सुनिए कि किस तरीके से भारतीयकरण उसका आपको नजर आ रहा है। अमोघ अस्त्र आपने इस समय से सुना होगा, लेकिन आज अमोघ को आप यहां पर कर्तव्य पथ पर देख सकते हैं। जिस तरीके से इससे पहले कि हमने आपको अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स दिखाए थे, उस तरीके से आप अब अमोघ और धनुष गन सिस्टम को देख सकते हैं। धनुष प्रणाली को हमने पहले भी देखा है, धनुष गन सिस्टम जो है उसको हमने पहले भी कर्तव्य पथ पर देखा है, लेकिन आज जिस रूप में देख रहे हैं वो युद्ध के समय किस तरीके से समन्वय में, ये चाहे गाड़ियां हो, ये वाहन हो या फिर हमारे सैनिक हो, एक साथ बढ़ते हैं, उसको देखिए। और बिल्कुल उसके पीछे सूर्यास्त्र, सूर्य के समान देदीप्यमान और अलग अलग हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता रखने वाला सूर्यास्त्र, 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर दूर तक अचूक वार करने में पूरी तरह से सक्षम ये सूर्यास्त्र। और इस हथियार से तो पाकिस्तान थर थर कांपता है। यह है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसने पाकिस्तान के न केवल कई आतंक के गढ़ों को बल्कि 11 एयरबेसेस को एयर मार्शल चोपड़ा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अचूक मारक क्षमता ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। देखिए, इकलौती सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दुनिया में, और अब सून जो नेक्स्ट वर्जन निकलेगा वो हाइपरसोनिक होगी। उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, और जैसे आप गौरव बता रहे थे कि ऑप सिंदूर के अंदर बहुत ज्यादा नंबर्स में इन्होंने पाकिस्तानी टारगेट्स को अटैक किया। लेकिन इसके साथ ही सर, अब जो अगला भी हम दिखा रहे हैं, अब चाहे वो आकाश प्रणाली हो या फिर अभ्र हो, उनकी भी वैसी ही मौजूदगी। आकाश जो पूरा सिस्टम रहा, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने भी अपने उस कहा कि किस तरीके से, देखिए हमने एक चक्रव्यूह अपने रक्षा में बचाव का खड़ा किया था। एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, आर्मी और एयरफोर्स के पास बहुत लार्ज नंबर्स पे हैं। ये डिफेंड करेगा इंपॉर्टेंट वाइटल एरियाज को और वाइटल पॉइंट्स को। और इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल 25 किलोमीटर दूर ध्वस्त कर सकता है, 150 किलोमीटर दूर इसके रेडार देख सकते हैं। और अभ्र एमआरसैम मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल। लेकिन उसके पीछे जो हथियार प्रणाली आ रही है, ईगल ऑन आर्म्स, इसको देखकर आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। युद्ध के मैदान में आप ड्रोन बना भी सकते हैं, लॉन्च भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। अब उसे वापस भेजने की आवश्यकता नहीं, कंडम करने की आवश्यकता नहीं। सेना के ईएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ने खुद मिलियन मैन आर्मी की तर्ज पर, मिलियन मैन ड्रोन की तर्ज पर इसे बनाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्सुला फॉन डेर लाइन को यह समझा भी रहे हैं, ये सब मेड इन इंडिया ड्रोन और मेड बाय इंडियन आर्मी ड्रोन है। श्वेता, ये आप बोलेगा 3D प्रिंटिंग की जो सिस्टम्स हैं जी, उसका इस्तेमाल हो रहा है हर जगह पर। और आप छोटी छोटी यूनिट के अंदर भी जाएंगे, वहां भी आज 3D प्रिंटिंग का सिस्टम है, जहाँ पे आप कोई भी सामान चाहिए उसको रिपेयर करने के लिए आप उसको बना सकते हैं। ये रिपेयर बड़ा जरूरी होता है, लेकिन अब वो झांकी, अब वो हिस्सा इस पूरे कर्तव्य पथ की परेड का जिसका इंतजार सब कर रहे थे, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर की उस महाविजय की याद दिलाता है। 4 दिनों में दुश्मन को कैसे ध्वस्त किया था, उसकी झलक आप यहां पर अब आगे देखेंगे। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की और भी आगे झांकियां हैं, लेकिन ये एकीकृत, यानी कि हमारी सभी सेनाएं किस तरीके से एक साथ आई और पाकिस्तान को धूल चटाई, उसकी मिसाल आप देख रहे हैं। और कितने गर्व से प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे Su-30 MKI ने ब्रह्मोस फायर किया, किस तरह से पाकिस्तान के कई रेडार स्टेशन और एयरफील्ड्स को, हैंगर्स को ध्वस्त कर दिया, और S-400 ने किस तरह से, श्वेता, ध्वस्त किया था एक विमान को। और अब वो आरबीसी का दल जो आपको दिख रहा है, आपको एक
दो ऊंट आए हैं, बैक्ट्रियन कैमल्स आए हैं ठंडे रेगिस्तान से। एक का नाम है गलवान, एक का नाम है नुब्रा। उसके पीछे आप जंस्कार से आए हुए उन पोनीज को देख सकते हैं, उन घोड़ों को देख सकते हैं जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, मतलब एक तरीके से विलुप्त होती प्रजाति है। तो यहाँ पर कर्तव्य पथ पर देखते हैं तो उनको वापस कैसे रिवाइव करना है। हालांकि सेना के साथ जुड़ते हैं तो वो ब्लैक काइट्स आपके दोस्त श्वेता, करण और अर्जुन सोचिए, ये बाज है, ये बाज जो ड्रोन को भी ध्वस्त कर सकता है। बाकायदा इनकी ट्रेनिंग की जाती है इन बाज की, श्वेता। और ये देखिए आप रामपुर हाउंड, मुधोल हाउंड, चिपी पराई और दक्षिण से आने वाली दो प्रजातियां भी हमारे उन साइलेंट वॉरियर्स की, साइलेंट वॉरियर्स की आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको ऐसा नहीं है कि विदेशी नस्लों को छोड़ दिया गया है, वो भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। और मिश्रित स्काउट्स, मिक्स स्काउट्स, ये हैं सन्स ऑफ द सॉइल, भूमि पुत्र। वो भूमि पुत्र चाहे लद्दाख स्काउट के हो, अरुणाचल स्काउट के हो, सिक्किम स्काउट के हो, हमारी सरहदों की सुरक्षा वहीं के बच्चे कितनी वीरता से करते हैं। हमने ये 1947 में देखा, 1965 में देखा, 71 में देखा, कारगिल में देखा, आज भी देख रहे हैं गर्व से। ग्लेशियर के एटीवीज जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं उस पर भी माउंटेड आप सबको देख रहे थे। अब मिश्रित स्काउट्स के मार्चिंग दस्ते के बाद आप वो बैंड भी देख रहे हैं। जैसा कि हम कहते हैं ना कि युद्ध भूमि में उस धुन के साथ, वीरता की उस धुन के साथ कदम ताल करते हुए हमारे योद्धा बढ़ते हैं, तो उन बैंड्स की भी मौजूदगी, वंदे मातरम की धुन को बजाते हुए आप संयुक्त सैन्य बैंड दस्ते को सुन रहे थे। जानकारी प्रधानमंत्री को होगी, इतनी अटेंड कर ली उन्होंने जी, वो पूरा समझा रहे हैं दोनों को क्या हथियार है, क्या सामान है, बड़े गर्व से समझा रहे हैं। ये राजपूत रेजिमेंट अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, राजपूत रेजिमेंट का नेतृत्व राजपूत रेजिमेंट के ये वीर रणबांकुरे, कोई युद्ध का ऐसा मैदान नहीं जहां इन्होंने वीरता दिखाई नहीं। चाहे आप 1962 की बात करें, बैटल ऑफ वोलोंग में इनकी वीरता की बात करें, और ये ऐसे हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कट जाता था लेकिन तलवारें चलती रहती थी पुराने जमाने में, अब बंदूकें लगातार चलती रहती हैं। और ये असम के हमारे वीर राइनो इस समय कर्तव्य पथ पर, असम रेजिमेंट। आप इनका आदर्श वाक्य सुनिए, इनकी वीरता की कहानियां सुनिए। दुश्मन थर्रा जाता है जब असम रेजिमेंट के वीर युद्ध के मैदान में आते हैं। और ये बदलू राम का बदन गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का ये गीत सुनिए। मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम है। आगे ही सुना पाएंगे क्योंकि अभी बहुत तेजी से पीछे संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता, कुमाऊं रेजिमेंट, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 11 गोरखा राइफल्स के साथ आप आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये एक मार्चिंग दस्ता होता है, उसके ठीक पीछे एक बैंड दस्ता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह परंपरा भी शुरू हुई है कि जो संयुक्त दस्ता है वो एक साथ आगे बढ़ता है। और ठीक उसके पीछे जो वीर आप देख रहे हैं, ये जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के योद्धा हैं। ये वही वीर हैं जो कभी किसान थे, और जैसे ही पाकिस्तानी हमलावरों ने 1947 में हमला किया तो इन्होंने हथियार उठा लिए और जम्मू और कश्मीर की रक्षा पाकिस्तान से 1947 में की, 1965 में की, 1971 में की, कारगिल की लड़ाई में की, ऑपरेशन मेघदूत 1987 में बाना सिंह, नायब सूबेदार उस समय थे, सूबेदार मेजर बाद में बने ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पोस्ट था, कायदे आजम पोस्ट, उसको कब्जा किया जिसका आज नाम है बाना पोस्ट। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, जहां पर चुनीलाल साहब को माना जाता है, वो भी उसी रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। और उनके साथ ही आप आर्टिलरी रेजिमेंट को देख रहे हैं जिन्हें गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, युद्ध का देवता कहा जाता है। और सही भी है क्योंकि जब इनकी बंदूकें गरजती हैं, इनकी तोपें गरजती हैं, तो उसके बाद दुश्मन के पास कोई चांस नहीं रह जाता। सर्वत्र इज्जतो इकबाल का आदर्श वाक्य, और उसके साथ सरहदों से आज कर्तव्य पथ पर आकर
अपनी शान दिखाते ये योद्धा। मुझे बहुत गर्व होता है कि कारगिल की लड़ाई में मैंने एक साथ 100 तोपें गरजती देखी थी। एक तरफ 105 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर और 155 मिलीमीटर बोफोर्स की तोपें एक साथ गरजी थी। तोलोलिंग हो या टाइगर हिल हो, इसीलिए इनको गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। युद्ध की दिशा बदल देती हैं ये तोपें, और अब अत्याधुनिक अमोघ और धनुष भी भारतीय सेना में है। बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप, आर्मी सर्विस कोर दक्षिण और आर्मी मेडिकल कोर का संयुक्त जो बैंड है वो आप सुन रहे हैं यहां पर। इसके बाद उस बटालियन, उस मार्चिंग दस्ते का इंतजार जिसका सबको था, यानी भैरव बटालियन, 4 भैरव बटालियन सिख लाइट इन्फेंट्री का हिस्सा। और उनको देखिए किस तरीके से जय भैरव जय भारत के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चल साहब, आपकी पलटन गुरु गोविंद सिंह का वो आदर्श वाक्य, देश व बरमोह एहे शुभ कर्मन से कपहू न टरू न डरू अरि सौ जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। आज मुझे बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है कि मैं अपनी पलटन देख रहा हूँ राष्ट्र कर्तव्य पथ के ऊपर। बहुत ही तगड़ी रेजिमेंट है और इनके सिपाही, हमारे सिपाही बहुत ही बहादुर और जाबाज सिपाही हैं। और ये पहली 12वीं बटालियन आपको कर्तव्य पथ पे सिखलाइट की। और आज जो ये गीत गा रहे हैं, विराट है विशाल है तू भैरव महाकाल है, ये गीत का एक एक बोल जोश से भर देता है। अब नौसेना का दस्ता, श्वेता, इस बैंड की खास बात यह है कि इसमें पहली बार 6 महिला अग्निवीर महिलाएं शामिल हुई हैं और ये राजपथ पे आज एक इतिहास बन रहा है भारतीय नौसेना की तरफ से। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास एम एंटोनी राज कर रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने उपस्थित जन समूह को आह्लादित, उल्लसित, रोमांचित करते हुए भारतीय विरासत से लेकर वर्तमान तक भारतीय नौसेना की झांकी आप देख रहे हैं। और उसके पीछे जो वायुसेना का दस्ता है, इस बैंड की भी अपनी अलग खासियत होती है, इस बैंड की भी अपनी अलग बात होती है। और इस बैंड में भी सबका एक प्रतिस्पर्धा रहती है। बहुत स्वस्थ परंपरा है वो कि आपस में किसका बैंड सबसे ज्यादा जोश जगा सकता है। सर, इस दल के कमान कंटिंजेंट बहुत कंपटीशन होता है सब परेड कंटिंजेंट में। देखिए कितनी अच्छी मार्चिंग करते हैं। अब ये नेवी का दस्ता जा रहा है और ये बहुत बड़ी और जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंदर बहुत जोश रहता है। अच्छा, और जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय का दिया है, जॉइंटनेस के साथ साथ आपको आत्मनिर्भरता भी चाहिए और इनोवेशन भी चाहिए। एडमिरल गर्ग, नौसेना उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जय के नारे को आगे ले जाने में। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, भारतीय नौसेना मैंने पहले कहा बहुत अग्रणी है आत्मनिर्भर भारत के इस मिशन में। और मुझे गर्व है कि भारतीय नौसेना भारत के आत्मनिर्भर मिशन को पूरे जोर शोर से आगे लेके चल रही है। सर, इस झांकी की भी बड़ी विशिष्टता है क्योंकि हम अपने इतिहास के साथ साथ वर्तमान की ताकत दिखा रहे हैं। आप झांकी को देखिए, इसमें भारत का जो मैरीटाइम ट्रेडिशन है, हमारी जो विरासत है मैरीटाइम, उसको पूरा दर्शाया जा रहा है। मराठा के जमाने से लेके आधुनिक जो हमारे लेटेस्ट वेपन्स और शिप्स हैं, मराठा के जमाने का जो स्टिच शिप था वो इसमें दिखाया जा रहा है। मराठाओं के जमाने की जो जहाज थे वो दिखाए जा रहे हैं और साथ ही साथ आधुनिक जहाज दिखाए जा रहे हैं। और पूरा 500 साल का ट्रेडिशन, मैरीटाइम ट्रेडिशन, ये झांकी दिखा रही है। बिल्कुल सही। और चाहे आप चोल वंश की बात करें या मराठों की बात करें, और मराठों में कान्होजी आंग्रे, उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ठीक उसके पीछे वायुसेना का बैंड, वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर में, हालांकि बालाकोट 2019 और ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण भूमिका रही है वायुसेना की दुश्मन के दांत खट्टे करने में। एमाशुल चोपड़ा, देखो पहले तो आप बैंड देखिए कितना सुंदर बजा रहे हैं और कितना अच्छी तरह मार्च कर रहे हैं। ऑलवेज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। और बिल्कुल जैसे आपने कहा, ऑफ सिंदूर में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया वायुसेना ने, खास करके जो उनके और ये सर सिंदूर फॉर्मेशन पहली बार, और सिंदूर फॉर्मेशन पहली बार, जिसमें 7 जहाज हैं और जो जहाज़ों ने पार्टिसिपेट किया, रफाल, Su-30, MiG-29, बहुत सुंदर फॉर्मेशन पहली बार।
और जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, यस, भारतीय वायुसेना के मतलब अत्याधुनिक विमान आप देख लीजिए, रफाल Su-30 MKI जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च करती है, उसके साथ MiG-29 रीढ़ की हड्डी एक तरह से कहा जाए, ये सभी हमारी वायु शक्ति की है। रफाल, Su-30 सबसे ज्यादा, और जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है ये विमान। और अगर दर्शक ये सोच रहे हैं कि धरती की तरफ देखें या आसमान की तरफ, तो फ्लाई पास्ट आखिर में भी एक बार आपको देखने को मिलेगा। अभी साथ साथ में जो वॉर एरे फॉर्मेशन है, बैटल एरे फॉर्मेशन है, उसे देखिए, जहां पर, और अब वो हिस्सा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे सैनिक होते हैं वो अपनी पूरी जवानी देश के नाम करते हैं, और बहुत युवावस्था में ही वो सेवानिवृत्त भी होते हैं। अभी हमारे साथ जो हमारे 3 सैनिक हैं, यहाँ पर 3 योद्धा हमारे वेटरन्स, लेकिन कहने के लिए अभी भी मुझे लगता है सर्विस बहुत बाकी रहती है सर। देखिए, राष्ट्र निर्माण केवल वर्दी में नहीं, वर्दी के बाद भी लगातार वो झांकी जो आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं, उसी की एक झांकी आप आज तक के स्टूडियो में भी देख रहे हैं। वो वीर, वो वेटरन्स जो आज भी एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। जनरल पांडे, हमारी कोशिश यही रहती है रिटायरमेंट के बाद भी आप देश के निर्माण की तरफ किसी न किसी तरीके से अग्रसर रहें। आप जहां भी हमारे वेटरन्स हैं, अगर आप देखें, किसी न किसी एक सोशल कॉज के साथ मिले हुए हैं, कुछ न कुछ कार्रवाई ऐसी करें ताकि देश आगे चलता रहे। और ये वो चीज जिसकी शुरुआत लंबे समय से रही, जनरल रावत के समय भी इसको बहुत बढ़ावा दिया गया। कैसे आप एक साथ मिलकर संयुक्तता के साथ युद्ध लड़े। ऑपरेशन सिंदूर पे जमीन पे दुनिया ने देखा, देश ने देखा, और आज यहाँ पर झांकी के 4-5 साल से एक वेटरन्स डे। और सर ये भी मुरीद के जलता हुआ मुरीद के, ये देखिए, मुरीद के भी जल रहा है, पाकिस्तान के एयरबेसेस भी जल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं अपने कर्तव्य पथ पर। पाकिस्तान माने न माने, दुनिया मान चुकी है। 11 एयरबेसेस, 9 आतंक के गढ़, 6 रेडार स्टेशन। इतनी करारी हार पाकिस्तान की नहीं हुई है आतंक के खिलाफ युद्ध में, जो भारत ने मात दिया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर। गौरव, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल मानता है कि उसकी हार हुई है। उसके कई नेता बोल चुके हैं, उनका प्रेसिडेंट खुद ही बोल चुका है कि उनको आदेश मिला कि आप बंकर के अंदर घुस जाएं और बाकी लोग घुस के हम नहीं है। तो ये सारे प्रूफ तो उनके लोगों ने खुद ही दे दिए हैं। सबको ज्ञात है, पता है अच्छी तरह कि किस तरह, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है कर्तव्य पथ पर। और अब कोस्ट गार्ड्स को हम देख रहे हैं, हमारे तट रक्षकों को हम देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना की जिम्मेदारी एक होती है और एक होती है हमारे तट रक्षकों की जिम्मेदारी, जो हमारी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। उनके मार्चिंग दस्ते को आप इस समय देख रहे हैं, उनके बैंड को देख रहे हैं। भारतीय तट रक्षक का ये दस्ता जो सारे जहां से अच्छा की धुन को बजाते हुए बढ़ता है, और उनके ठीक पीछे वो मार्चिंग दस्ता जहां पर आप महिला अधिकारियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी देख रहे हैं। आप ये सोचिए, भारत की जो कोस्टलाइन है वो कितनी बढ़ गई है। 11,098 किलोमीटर की जो हमारी समुद्री सीमा है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भारतीय तट रक्षक की है। वो पुरुष, वो महिलाएं जो कंधे से कंधा मिलाकर यहां लड़ रही हैं, लेकिन इसके पीछे जो हथियार प्रणाली आती है ना, उससे दुश्मन डर जाता है। और वो दुश्मन केवल भारत के पश्चिमी क्षेत्र पे नहीं, भारत के उत्तर में भी ये जो एंटी शिप मिसाइल है, हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा तेज उड़ने में सक्षम, और इसका कोई तोड़ नहीं है एडमिरल गर्ग दुनिया के पास। बिल्कुल सही गौरव, ये हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई काउंटर नहीं है दुनिया में, और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही घातक मिसाइल। भारत का इसरो, भारत के डीआरडीओ सैनिकों के साथ साथ, मतलब जय जवान के साथ साथ जय विज्ञान की बारी भी आज है। इन हथियारों को जब आप इस रूप में यहाँ पर देख रहे हैं, तो इनकी काबिलियत तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही ये भी समझिए कि भारत में अलग अलग डिफेंस कॉरिडोर्स में इन सब का निर्माण भी चल रहा है। और अब देखिए इसके ठीक पीछे CISF, यानी जिन्हें आप एक अलग किरदार में एयरपोर्ट्स पर देखते हैं, अलग अलग सुरक्षा जो इंडस्ट्रियल जगह रहती हैं वहां पर उनकी सिक्योरिटी में देखते हैं। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि लोगों से जिनका संपर्क होता है वो CISF के जवान, जिनका सबसे आगे जो बैंड दस्ता है और उसके पीछे उनका मार्चिंग दस्ता।
क्योंकि जो दुश्मन है वो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है अगर भारत के उद्योग बढ़ेंगे, भारत की इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो भारत का विकास होगा, आर्थिक विकास। उसको रोकने के लिए दुश्मन आतंकी हमले करने की साजिश रचता है और ये सीआईएसएफ लगातार हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की सुरक्षा करते हैं। और अब सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका दस्ता आप देख रहे हैं, और बड़ी चर्चा में रहा सिमरन बाला का नाम, जो कि लीड कर रही है उसके मार्चिंग दस्ते को। सीआरपीएफ एक ऐसी टुकड़ी है जो कहने के लिए एक रिजर्व फोर्स है, लेकिन आप उनका डिप्लॉयमेंट हर जगह देखेंगे, जहां पर भी चाहे चुनाव हो रहे हो, सही तरीके से चुनाव वहां पर संपन्न हो जाए। बिहार में हमने देखा जहां पर आजादी के बाद से जिन गांवों में कभी चुनाव नहीं हुआ था, वहां पर सीआरपीएफ की निगरानी में, उनकी देखरेख में आजादी के बाद पहली बार पोलिंग बूथ लगे थे। इस फोर्स का बड़ा योगदान है, न केवल आंतरिक सुरक्षा में बल्कि एंटी टेरर ऑपरेशंस में भी, चूंकि वैली के क्षेत्र में जो हमारे सीआरपीएफ के दस्ते हैं वो आतंक निरोध में अच्छा काम कर रहे हैं। और ठीक उसके पीछे जो दस्ता इस समय आप देख रहे हैं, ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का है। लगभग 3500 किलोमीटर का इलाका है जो आईटीबीपी की निगरानी में है भारत तिब्बत सीमा पर। और उस सीमा की निगरानी, सुरक्षा, क्योंकि वहां पर एक विस्तारवादी चीन लगातार अपने पैर पसारने की कोशिश करता है, तो उन ऊंचाइयों तक 17,000-18,000 फीट की ऊंचाइयों पर तैनाती, वहां पर रिकॉनेसेंस, और ये विहंगम दृश्य इस समय आप देख रहे हैं इंडिया गेट के पीछे से आईटीबीपी के मार्चिंग कंटिंजेंट का। और अब एक दस्ता जिसे आप हर साल दर साल देखते हैं, पहले तो आईटीबीपी ही हम आपको दिखाएं, उनके ठीक पीछे दिल्ली पुलिस का दरअसल दस्ता है। लेकिन आईटीबीपी की खासियत ये भी कि बाकी सारे फोर्सेस की जो तैनाती होती है वो अलग अलग ऊंचाई पर जरूर होती है, लेकिन एवरेज ऊंचाई जिस पर आईटीबीपी के एक जवान की फील्ड में तैनाती होती है वो 20,000 फीट के इर्द गिर्द ही रहता है। यानी पूरे उनके सैन्य जीवन में उनके ऊपर उस ऊंचाई पर अपने कर्तव्य के निर्वहन का जिम्मा रहता है। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री हिंदी में समझाते हैं और ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करते हैं उर्सुला वॉन डेर लाइन के लिए, और यह दिखाता है भारत की मातृभाषा में जो गर्व प्रधानमंत्री महसूस करते हैं। और अब जो मार्चिंग कंटिंजेंट आप देख रहे हैं, ये सीमा सुरक्षा बल का आ रहा है आईटीबीपी के बिल्कुल बाद। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, जल पांडे, कठिन इलाकों में बिल्कुल जहाँ जहाँ पर कोई ना पहुँच सके वो बिल्कुल उनकी डिप्लॉयमेंट से, और खासकर जो गैप्स होते हैं ना, उनको मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है इनका इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस का दस्ता है बीएसएफ के दस्ते से पहले, बीएसएफ के वो ऊंट आएंगे उससे पहले, और यहाँ पर आप महिला अधिकारियों को देख रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर्स दिल्ली पुलिस की। चूंकि दिल्ली में ये कार्यक्रम होता है, दिल्ली में आयोजन होता है, इसीलिए दिल्ली पुलिस के दस्ते को हर साल ये मौका मिलता है, और बहुत दफा वो यहाँ पर जो पुरस्कार है वो भी जीतते हैं बेस्ट मार्चिंग दस्ते का, क्योंकि ये जो दस्ता है वो लगातार इस अभ्यास में लगा रहता है। शांति, सेवा और न्याय, ये ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है दिल्ली पुलिस का, शांति, सेवा और न्याय। A unique feature of this contingent is that every member is above 6 feet tall in height. What an गर्व से imposing and प्रधानमंत्री majestic अतिथियों को भारत की क्षमता के बारे में समझा रहे हैं। और अब स्वागत कीजिए रेगिस्तान के जहाज। और रेगिस्तान का जहाज, वो ऊंट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राजस्थान हो, गुजरात हो, ये जो पूरा सीमावर्ती इलाका है, जीवन पर्यंत ऑपरेशंस में तैनात, काउंटर टेररिज्म हो, स्मगलिंग हो, उसे रोकना, बीएसएफ के जो ऊंट हैं, रेगिस्तान के जहाज निरंतर तैनात। और गौरव, राजस्थान से ऊंट आए हैं, लंबा समय उन्हें लगता है आने में, लेकिन आपको मालूम है जो ऊंट आगे अगुवाई कर रहा है उसका नाम है चेतक। चेतक कभी हाथी के उस सूंड के साथ, महाराणा प्रताप के साथ युद्ध के क्षेत्र में जाया करते थे। आज देखिए ये चेतक यहां पर अगुवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर सवार महेंद्र पाल सिंह राठौड़,
जो सबसे आगे बाकी ऊंटों को साथ लेकर चल रहे हैं। और जैसा हमने कहा कि जो हमारे बेजुबान मित्र होते हैं, हमारे साइलेंट वॉरियर्स होते हैं, उनका योगदान भी बड़ा रहता है। तो ऊंटों का ये दस्ता जो हथियारों से लैस अपने सैनिकों को अपने पीठ पर सवार करके रेगिस्तान की मुश्किलों में, यानी ठंड में, बहुत अधिक ठंड भी होती है वहां और गर्मी में अत्यधिक गर्मी रहती है, तो उसके बीच में, हालांकि ये पारंपरिक पोशाक खास कर्तव्य पथ के लिए है। ये बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की धुन बजा रहा है। बहुत साइलेंट चलते हैं, पता नहीं चलता इनके बारे में। पहली अच्छा, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, उर्सुला फॉन डर लाइन के भी और एंटोनियो डिकोस्टा के भी। और ये है भारत का भविष्य, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी के कैडेट्स, एनसीसी की छात्राएं। और ये लगातार प्रधानमंत्री का मानना है कि जब आप महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और बहुत जबरदस्त इनकी भी भूमिका रही है जनरल पांडे, ऑपरेशन सिंदूर में रियर एरिया सिक्योरिटी के लिए ट्रेनिंग जिस तरह से इन महिलाओं को दी गई। गौरव, मैं खुद एक एनसीसी का कैडेट रहा हूं और मुझे बहुत मान है इस चीज़ का। और उस टाइम पे जो मेरा मोटिवेशन था फौज ज्वाइन करने का, बहुत गहरा हुआ था उस वक्त। और आपने महिलाओं के बारे में बात करी, मैं कहीं विदेश में था तो एक किसी देश के लोग ने बोला कि आपका देश इतनी तेजी से तरक्की क्यों कर रहा है और हमारा क्यों नहीं कर रहा है। जी, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप अपनी महिलाओं को, जो 50% एक पावर हाउस है, उनको आप अपने कमरों में, घरों में बंद रखोगे तो आपका देश कहीं नहीं जा सकता। बिल्कुल समझ सकते हैं कौन से देश हो सकते हैं, बट हमारे देश की प्रगति महिलाओं की वजह से। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये धुन बजाता हुआ एनसीसी गर्ल्स का मास बैंड। और बड़ी ही दिलचस्प चीज होती है, इस बार मेरी उन अधिकारी से मुलाकात हुई, मेजर हैं भारतीय सेना में, जो 2009 में एनसीसी के साथ यहीं पर मार्च करते हुए आई थी, आज भारतीय सेना में कार्यरत है, यहाँ परेड संचालन में वो अपना सहयोग दे रही हैं। तो ये हमारे भविष्य के सैनिक हैं जिन्हें आप मार्च करते हुए देख रहे हैं। इनकी जो राष्ट्रीयता होती है, ये इस देश निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यावश्यक है। इनका जो देश निर्माण के लिए तो होता ही है, लड़ाई के टाइम पे पीछे की तरफ जो एक सिक्योरिटी होती है, रेयर सिक्योरिटी होती है, उसमें भी इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। लोगों को ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है, बट इनकी ट्रेनिंग होती है, इनका इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीजों के दौरान। और जिनके पास सी सर्टिफिकेट होता है, उनको सेनाओं में शामिल होने में उनको मदद भी मिलती है एनसीसी कैडेट्स को। ये एनएसएस का दस्ता, जहां मैं नहीं बल्कि तुम, अपने आप को पीछे रखना, सामने वाले को सर्वोपरि रखना, यानी देशवासियों के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए। ये भी देखिए भारत का भविष्य, और यहां पर भी जो हमारी देश की लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व दिख रहा है। तो धीरे धीरे जो संकेतों में एक शुरुआत हुई थी, वो आज आपको जमीन पर हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहा है। और मास पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड पंजाब रेजिमेंट का इस समय कर्तव्य पथ पर, आप उनकी धुन सुनिए, उनकी ये सेना के युद्ध के मैदान में मनोबल बढ़ाने में इस संगीत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे युद्ध का संगीत हो या फिर भजन हो। सुनिए। विहंगम दृश्य का इस्तेमाल करते हैं ना, उसके लिए आज की इस भव्य परेड का। जी, मगर ये सब बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मार्चिंग दस्तों के बाद अब बारी है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलकियों की, झांकियों की। सबसे पहले असम की झांकी, असम के धुबरी जिले का सबसे आगे आप असम को देख रहे हैं। हर साल एक प्रक्रिया होती है जिस तरीके से सभी राज्यों का चयन होता है कि कौन कौन शामिल होगा। इस बार 17 राज्य शामिल हैं। झांकियां कुल 30 हैं। मंत्रालयों की झांकियां भी होती हैं, सैन्य झांकियां भी होती हैं। लेकिन आप असम का पारंपरिक नृत्य भी देख रहे हैं, टेराकोटा से बनी हुई ये झांकी भी देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है गौरव की ये धुन भी सुन लेना आवश्यक है। बहुत तैयारी करते हैं कलाकार। काफी उनको समझ नहीं आ रहा हो कि कितनी रंग हैं, कितनी पोशाकें हैं, कितनी किस्म की धुनें हैं हमारे देश के अंदर। झांकी के साथ यहाँ पे एक बिल्कुल मोनोलिथिक नृत्य सिस्टम होता करते है। हुए, गीत गाते हुए।
गुजरात की झांकी स्वदेशी और गुजरात की झांकी देखिए, भीकाजी कामा की बात करें या श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करें, भारत का संगीत, भारत का स्वतंत्रता का वो संगीत वंदे मातरम 1907 में पेरिस में वो संगीत लेकर जाना, भारत की स्वतंत्रता की कहानी ले जाना, दुनिया को बताना कि भारत स्वतंत्र होना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद श्यामजी कृष्ण वर्मा से, भीकाजी कामा से बहुत प्रेरित रह चुके हैं और उनकी अस्थियों को भारत लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। बापू को भी आप गुजरात की झांकी में देख सकते हैं। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सबसे ज्यादा उत्साह, चेहरों पर मुस्कान आ ही जाती है जहां आपका बचपन व्यतीत होता है, और सब अपने अपने राज्यों की झांकियों की प्रतीक्षा। अब तमिलनाडु की झांकी है, ये बड़ी बड़ी दिलचस्प झांकी है क्योंकि यहाँ पर टेक्नो जलीकट्टू को आप देख रहे हैं। आप अगर झांकी के प्रमुख हिस्से को देखेंगे तो ये देखिए, आप जलीकट्टू देख रहे हैं, लेकिन साथ में किस तरीके से ये प्रज्वलित है, ये टेक्नो है, वो देख रहे हैं। और ईवी में यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में तमिलनाडु के प्रमुख स्थान को दर्शाया गया है। So much to take in, so much to absorb. और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, और अब जो झांकी आपके सामने आ रही है ये आयुष मंत्रालय की है। भारत का जो चिकित्सा का मतलब ऋषि चरक को आप देखिए, महर्षि यहाँ पर आप पतंजलि को देख रहे हैं, महर्षि अगस्त्य को आप देख रहे हैं, क्योंकि भारत में जो हेल्थ केयर था वो कितना अच्छा था। वेलनेस को आप किस तरह, स्वास्थ्य को एक पूर्ण रूप में आप ला सकते हैं, योग की क्या भूमिका है देखिए। पर्वत करे स्वास्थ्य पूर्ति, काम क्रोध लोभ मोह के भार, साधना से हो निराधार। आरोग्य भारत के बाद अब बात है फ्यूचर रेडी भारत की। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास और उद्यमशीलता की जो झांकी है वो देख रहे हैं, किस तरीके से भविष्य के लिए तैयार हैं, फ्यूचर रेडी हैं। भारत के वो टॉपर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन्हें सम्मानित किया, वो छात्र भी इस झांकी का हिस्सा है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, उससे मुताबिक स्किल्स को बदलाव लाना बहुत जरूरी है, इसलिए स्किल मिनिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल हो गया है। अब टेक्नोलॉजी की बात के बाद अब बात करते हैं झांकी जो आ रही है वो छत्तीसगढ़ की, वंदे मातरम। 1857 से पहले भी किस तरह से जो वहां के जनजातीय लोग थे, उन्होंने किस तरह आम की एक टहनी के साथ, सूखी मिर्च के साथ विदेशियों का विरोध करना, अंग्रेजों का विरोध करना जो आरंभ किया था। स्वतंत्रता की वो ज्वाला जो देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आई थी, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने गर्व से हाथ हिला रही हैं। वंदे मातरम देखिए। लिंगागिरी की ज्वाला बनकर टूटे जुल्मों के फनरे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तारापुर और हलवा के वीर जंगल का अभिमान रहे, बलिदान की इस पावन माटी पर भारत का सम्मान। छत्तीसगढ़ के बाद अब जन केंद्रित न्याय प्रणाली को दर्शाती हुई गृह मंत्रालय की ये झांकी आप देख रहे हैं। सामने का जो हिस्सा है वहां पर नए संसद भवन के ऊपर आप जो 3 नए कानून हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, उन तीनों की पुस्तकें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने मंत्रालय के कामकाज को जिस तरीके से झांकी में प्रदर्शित किया गया है उसे देखते हुए, तकनीक को साथ जोड़कर गूंजेगा दंड से न्याय का नारा। और उसके पीछे जो झांकी आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की झांकी है।
उत्तर प्रदेश की झांकी में आप बुंदेलखंड तो देख ही रहे हैं, Now, बुंदेलखंड की वो presenting वैभव गाथा भी आप देख रहे the हैं, timeless वहां grandeur का of Bundelkhand, हस्तशिल्प भी आप featuring देख रहे the हैं, लेकिन eight-bookie वहां link, की the most सुरक्षा celebrated भी rock आप cut देख रहे culture हैं। of हालांकि इससे Kalinjar, पहले मैं आपको the वैसे वो भी majestic बताना चाहता Kalinjar था एक fort क्षण and के the लिए never कि Neelkanth मिनिस्ट्री ऑफ होम Mahadev अफेयर्स की temple, झांकी संभवतः अगले वर्ष reinforcing the historical नक्सल and मुक्त spiritual भारत की significance होगी, of the region. क्योंकि वो भी गृह मंत्री अमित शाह का प्रयास है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की ये झांकी जो आपको बुंदेलखंड की कला, बुंदेलखंड का वैभव और बुंदेलखंड की संस्कृति को दिखा रहे हैं, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोनों अतिथियों को भी समझा रहे हैं भारत की वो शक्ति। आज यूपी में विकास का नया उत्तर प्रदेश के बाद अब नागालैंड की ये झांकी, नागालैंड का हॉर्नबिल उत्सव दिखाते हुए, एक ऐसा उत्सव होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसकी योजना जरूर बनाएं। दिसंबर में के महीने में 10 दिन के लिए ये उत्सव होता है, और पहले से हम योजना बनाने के लिए इसीलिए कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं कि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंतजाम। देश का ये एक ऐसा राज्य जहां के युवाओं को आप वहां के पारंपरिक नृत्य करते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो आधुनिक भारत के विकास का भी उतना ही बड़ा हिस्सा है। And after Nagaland, और अब जो झांकी कर्तव्य पथ पर आ रही है, नम आंखों के साथ हिंदी चादर नवे सिख गुरु तेग बहादुर साहिब, जिस तरह से क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने गुरुद्वारा शीशगंज के सामने उनका सर कटा दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को जबरदस्ती नहीं कबूला था। इसी झांकी में आप देखिए भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला कैसे आरा से जिंदा चीर दिया था, रुई में लपेट के जिंदा जला दिया था या कढ़ाई में उबाल दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हम अपनी आंखों से केवल अपने गुरु को देखना चाहते हैं। और उन्हीं के सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर किस वीरता से, किस दृढ़ संकल्प के साथ लड़ा था विदेशी आक्रांता और उनके वंशजों के खिलाफ। यह झांकी गुरु तेग बहादुर और गुरुद्वारा शीशगंज को दिखाते हुए, और गुरुद्वारा रकाबगंज में किस तरह से फिर उनकी अंत्येष्टि हुई थी कि अपना पूरा घर जला दिया था, क्योंकि मुगलों ने कहा था कि उनकी अंत्येष्टि नहीं की जाएगी। यह है वीरता सिखों की, भारतीयों की। और अब केरल की ये झांकी आप देख सकते हैं, ये हमारे चुनावी राज्य भी है। तमिलनाडु आपने आगे देखा था, असम देखा था, और अब केरल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दो अहम चीजों को इसमें दर्शाया गया है। पीछे का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वाटर मेट्रो को दिखाया जा रहा है। तो जो राज्य अभी तक 100% साक्षरता की बात करता था, जो साक्षरता के हिसाब से अग्रणी रहा, वो इस झांकी के जरिए 100% डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल रूप में साक्षरता को दिखाते हुए आगे जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर केरल का योगदान इस झांकी के जरिए। और अब हिमाचल प्रदेश की झांकी, और अब वीरों की भूमि हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, वंदे मातरम का जो नारा आप दे ही रहे हैं, लेकिन वीरों की भूमि हिमाचल प्रदेश, जिसने 1204 वीर इस देश को दिए हैं, जिनमें 4 परमवीर चक्र विजेता, 2 अशोक चक्र विजेता। ये देवभूमि भी है, ये वीर भूमि भी है, हिमाचल प्रदेश की भूमि। ढेमाका मारा हिमाचल बड़ा पाका लगा ढोलरा ढेमाका मारा हिमाचल बड़ा पाका सौरभ कालिया विक्रम बत्रा हिमाचल रे शानो पड़ी आपदा देशों के जो दीदी अपने जानो शहीद हुआ सब शहीदों की भूमि। और शहीदों की भूमि में आपके पिता जनरल पांडे, आपके फादर इन लॉ, वो भी शामिल है, वीर चक्र विजेता। कल पंजाब सिंह VRC
हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के हैं और पुंछ की लड़ाई में उन्होंने एक पोस्ट को संभाला जिसके ऊपर उनसे कोई 10 गुना अटैक नंबर का अटैक आया उनके ऊपर। इसीलिए हिमाचल की वो भूमि और जो गीत था उसमें पालमपुर के वो चारों योद्धा जिसको दिखाया जा रहा था, आज भी वहां के शहर में वो सभी प्रतिमाएं हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की वो झांकी देखिए जहां पर आप सबसे आगे के जो हिस्सा है उसमें आप देख सकते हैं कि जो बुनाई, जो वो शॉल्स बनाए जाते हैं जो आमतौर पर आप बहुत अधिक प्रचलित हो चुके हैं, कानी शॉल्स जिनकी बहुत जटिल बुनाई होती है, उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। महर्षि कश्यप की भूमि जम्मू कश्मीर से ये झांकी जो आई है उसमें वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो नैसर्गिक सुंदरता है, उसके साथ वहां के उन सभी वाद्य यंत्रों को और वहां की पारंपरिक कढ़ाई को देख रहे हैं। The Ministry of Home Affairs, NDMA and NDRF focusing on और अब ये देखिए कोई भी आपदा हो तो आपको बचाने के लिए तत्पर रहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस मैनेजमेंट अथॉरिटी। आज ही का दिन था 26 जनवरी 2001, 25 वर्ष हो गए जब भुज में वो भूकंप आया था। उस भूकंप के बाद एनडीएमए और यही वो जो खोजी कुत्ते जिनको कहा जाता है, वो श्वान जो ढूंढ निकालते हैं अगर कोई मलबे में दबा हो, तो एनडीएमए और एनडीआरएफ की ये गृह मंत्रालय की झांकी। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने गुजर रही है अगली और अब इसके बाद स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की झांकी आप देख रहे हैं। आर्यभट्ट के शून्य से लेकर आज के भारत का जो योगदान है वो सब दिखाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी जगह पर खड़े होकर तालियां बजाते हुए वर्चुअल रियलिटी केवल गेम नहीं बल्कि शिक्षा का एक जरिया कैसे हो सकता है वो भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। ये बहुत विस्तार से हमारे विदेशी मेहमानों को समझाया जा रहा है भारत की शिक्षा प्रणाली, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति को लॉर्ड मकॉले के दौर में किस तरीके से कलंकित करने के प्रयास हुए थे। आज उन सारी चीजों को दोबारा याद करके अपनी उस विरासत, अपने उस इतिहास में गर्व महसूस करने की बारी है। और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से निकली हुई ये जो झांकी है ये उसके पग-पग का प्रतीक है। शिक्षा मंत्रालय के बाद अब आ रही है और शिक्षा मंत्रालय के बाद अब बात पंचायती राज की स्वामित्व योजना, यानी आपकी भूमि और उस पर आपका स्वामित्व और किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है, चाहे सैटेलाइट इमेजरी हो या ड्रोन दीदी हो या ड्रोन्स हो। ये जो कर्तव्य पथ पर आप देख रहे हैं ना कि आपके घर में किस तरह से एक तरह से प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप और बेहतर कर रहे हैं जीवन में। और यह प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, स्वामित्व योजना, कि आप अपनी भूमि के, अपने घर के मालिक बने। देखिए ये झांकी। अपने हाथों की लकीर पर अब अपना अधिकार, तो धरती मेरी, अंबर मेरा, स्वामित्व से गौरव मेरा, स्वामित्व से गौरव मेरा। और अगली झांकी जिसके बारे में मैं बोलने की शुरुआत करूं उससे पहले मुझे लगता है कि गौरव उसके बारे में बोलना चाहेंगे। वैसे तो पूरे राष्ट्र के लिए ये महाराष्ट्र है, लेकिन आपका गृह राज्य है गौरव, तो आप बोले। हम महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे, हम बात करेंगे गणेशोत्सव की, और केवल आराधना एक इष्ट की नहीं बल्कि आराधना मातृभूमि की। और यही गणेश जी से हम सीखते भी हैं, माता पिता की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, कि माता पिता की ही अगर आपने परिक्रमा कर ली तो आपने विश्व में सबसे पहले पूजे जाने की बात आपने सीख ली। और किस तरह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि हम गणेश पूजा के बहाने जुड़ेंगे और स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे, तो देश को जोड़ने की बात हमेशा महाराष्ट्र से।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी गणेश उत्सव ने किस तरीके से पूरे देश को जोड़ा था, लेकिन अब 150 वर्ष चूंकि वंदे मातरम के हो रहे हैं, तो आप अब पश्चिम बंगाल की इस झांकी में वंदे मातरम को दर्शाती हुई ये पूरी आकृति देख सकते हैं, जहां पर इसकी रचना से लेकर किस तरीके से बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की। आप पीछे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को देख रहे हैं, आप खुदीराम बोस को देख रहे हैं। हालांकि बिहार में वो क्षेत्र है अब जहां पर उनको फांसी हुई थी, लेकिन उसके साथ ही आप सुभाष चंद्र बोस को भी इस झांकी में देखते हैं। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। एक बार वंदे मातरम बोलने पर आपको कोड़े पड़ते थे, लेकिन यही वंदे मातरम वो नारा था जिसने आपको स्वतंत्रता संग्राम में अपने देश को स्वतंत्र करने की प्रेरणा दी थी, वो वंदे मातरम। और उसके ठीक पीछे ऊर्जा अगर होगी तो आप प्रगति करेंगे। और ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय की ये झांकी जिसमें आप देख रहे हैं कि भारत चाहे सौर ऊर्जा की बात करे, हम कितनी तेजी से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तम टेक्नोलॉजी अगर भारत के पास होगी तो वो सौर ऊर्जा के निर्माण में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ सकेगा और वो जो लक्ष्य है उसे जल्दी से पा सकेगा। सोलर इस सोलर यूनियन के साथ जुड़ गए हैं और सबसे ज्यादा सोलर पावर के फार्म जो हैं वो इंडिया में हैं। जी, हमारे से हमने जो पैरामीटर स्टैब्लिश किए थे वो सारे हमने अचीव कर लिए बहुत समय से पहले। झांकियों में जब इस तरह की प्रदर्शनी होती है तो वहां मौजूद सभी लोग जुड़ भी पाते हैं उससे। संदेश जरूर जटिल होता है, लेकिन सारे लोग उसके साथ जुड़ते हैं। अब मध्य प्रदेश का की ये झांकी देखिए, महारानी अहिल्याबाई को जब आप यहाँ पर देखते हैं, अहिल्याबाई होलकर को देखते हैं, तो याद कीजिए आप जहाँ पर भी मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं और आपको ये ज्ञात होता है कि वहां पर मंदिर को किसी आक्रांता ने तोड़ा, तो उसका जो आप पुनर्निर्माण, जो जीर्णोद्धार देखेंगे वो अहिल्याबाई होलकर के हाथों ही देखेंगे। इसीलिए देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाएं आपको काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक हर जगह स्थापित नजर आ जाएंगी। तो आज उनके सम्मान में मध्य प्रदेश की ये झांकी, और उसके साथ ही पिछले हिस्से में आपको महेश्वरी साड़ी, जो कि वहां की पारंपरिक कला है, वो भी आप देख सकते हैं। कैसे एक अश्व पर सवार होकर, साथ में सैनिक भी हैं और पुजारी भी हैं। यही है भारत की संस्कृति, यही है भारत की सभ्यता। सलामी मंच के सामने आ रही है। सलामी मंच के बिल्कुल सामने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की इस भव्य परेड में उड़ीसा की आप झांकी देख रहे हैं। और उड़ीसा की इस झांकी में आप कृषि से लेकर सेमीकंडक्टर तक, आप ये देखिए, ये है वो उत्तम विकास यात्रा, जिस विकास यात्रा में आप कृषि की भी बात करते हैं, आप उड़ीसी नृत्य की भी बात करते हैं, आप कोणार्क के सूर्य मंदिर की भी बात करते हैं, लेकिन आप सेमीकंडक्टर चिप की भी बात करते हैं। और यही नया भारत है जिसे कुछ लोग पहचान नहीं पाते हैं। जो बोलते हैं ना कि हम हिंदू पाकिस्तान बन जाएंगे, हम कभी नहीं बनेंगे। हम एक बहुत सशक्त राष्ट्र है, हम अपने इतिहास से सीखते हैं, लेकिन हम सेमीकंडक्टर तक बनाते हैं और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। यही ये झांकी दर्शाती भी है। वर्ल्ड के जो रेयर अर्थ्स हैं उसमें नंबर 3 लार्जेस्ट रिजर्व्स इंडिया में है। अगर उसको टेक्नोलॉजी के साथ कन्वर्ट करना सेमीकंडक्टर में, उसके लिए काम बहुत तेजी से जारी है। और अब ये देखिए मणिपुर की झांकी है, जहां पर खेतों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक का नारा लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर जो पारंपरिक चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है वहां का कहाँ दूर दूर के बाजारों तक जाता है वो आपको दिख रहा है। वहां की जो मिर्च होते हैं, वैसे भी पूर्वोत्तर के जितने भी मिर्च होते हैं बहुत ही तीखे होते हैं, तो यहाँ पर आप उन मिर्चों को भी देख रहे हैं। वहां जो संतरे जिनका उत्पादन होता है उनको भी देख रहे हैं। वहां के खेतों से, वहां के कृषि किस तरीके से अब निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच चुके हैं, उसको प्रदर्शित यहाँ पर मणिपुर की ये प्रदर्शनी कर रही है, ये झांकी कर रही है। मैंने जब सर्विस के दौरान मैंने 5-6 बार
ये जो झांकियां हैं राजस्थान, बिल्कुल वहाँ पे बैठ के देखिए और ये समय 2 घंटे का समय 3 घंटे का समय कहाँ जाता है पता नहीं चलता। बिल्कुल। और देखिए ना, अब हम पूर्व से मणिपुर से राजस्थान आपको लिए चलते हैं। राजस्थान में वीरों के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन वहां की कला के बारे में श्वेता, कितनी सुंदर कला, ऊंट की चमड़ी पर सोने की कलाकारी और ऐसी कलाकारी बीकानेर की जिसे भारत का जीआई टैग विश्व में मिला हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि वहाँ के लोग इतने जो पशु हैं उनके लिए भी सजग होते हैं और ये पूरे देश में सब जान ही चुके हैं कि किस तरीके से जो केसेस चल रहे हैं उसको लेकर सेलिब्रिटीज के। लेकिन ये जो ऊंटों की चमड़ी है वो भी जो इनके पशु मृत हो जाते हैं उसके बाद उसका प्रयोग। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी CPWD और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की वो तस्वीर जो जिन्हें फूलों से उकेरा गया है, वो आप देख रहे हैं वंदे मातरम, क्योंकि वही 150 वर्ष वंदे मातरम के वही इस वर्ष की थीम भी है। और ये आनंद मठ का वर्जन वो संगीत का इकलौता एक ऐसी झांकी होती है जिसको आप 26 जनवरी से पहले नहीं देख पाते हैं, जिसकी झलक, क्योंकि ये ताजा फूलों से बनता है और बीती रात तक बनकर तैयार होता है ताकि आज जब कर्तव्य पथ पर ये नजर आए तो बिल्कुल फ्रेश दिखे। और इसीलिए सबसे आखिरी लम्हे में बनता है। ये बेहद सुंदर तस्वीर सलामी मंच के फूलों से सामने बने अब पहुंच रही इस है झांकी की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की झांकी, जिसका विषय और है। अब जो झांकी आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय की झांकी है। और भारत जो 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, ये अभी भी इतनी सशक्त क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो गुरु शिष्य परंपरा थी ना, वो श्रुति और स्मृति, यानी आप अपने अध्यापक से, अपने गुरु से सुनते थे, उसे याद करते थे और फिर आप अगली पीढ़ी तक उसे लेकर जाते थे। इसीलिए तक्षशिला और नालंदा में आपने हमारे विश्वविद्यालय जला दिए, पुस्तकालय जला दिए, लेकिन ज्ञान को नहीं जला पाए। ये झांकी वो दर्शाती है। आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, हमारा देश काफ़ी पीछे था बट आज बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे यकीन है कि जो हम लोग जिस तरह हमारी इन्वेस्टमेंट चल रही है रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर एक इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए, हम लोग जो एक मॉडर्न देश हैं उनके साथ compete करने के बिल्कुल लायक हो जाएंगे कुछ 2-3 साल, 4 या 5 साल के अंदर। ये पुडुचेरी की झांकी भी हम देखते हैं अब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जहां पर हो सकता है कि आप न गए हो, लेकिन कर्तव्य पथ की इस झांकी को देखकर आप समझ सकते हैं कि वहां पर उस स्थान पर क्या कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। टेराकोटा का प्रयोग कैसे किया गया है, यहाँ पर हस्तशिल्प किस तरीके की वहाँ पर होती है, वो सारी चीज़ें आपको पुडुचेरी की इस झांकी में दिख रही हैं। और खासकर क्योंकि जो चुनावी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पर नजर रहती है, तो पुडुचेरी भी उनमें से। और अब संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी है ना, ये आपके रोम रोम में वीरता के उस भाव को भर देगी। वंदे मातरम, कितने ही वीर उस सूली पर चढ़ गए। वंदे मातरम, माँ मैं आपकी वंदना करता हूँ। माँ सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम। चाहे खुदीराम बोस हो या मदन लाल ढींगरा हो, कैसे कोई वंदे मातरम का विरोध कर सकता है, ये समझ नहीं आता। क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी माँ दुर्गा से तुलना की थी, शहीदों से आज की जेन ज़ी तक युग बदले पुकार माँ दुर्गा की तरह वंदे मातरम।